देखिए फ्रेंड, बिहार में कृषि जोन को जो डिवाइड किया गया उस पर डिस्कस करते हैं। तो बिहार में देखिए कृषि जोन को 3 कृषि जलवायु प्रदेश क्षेत्र में विभाजित किया गया है, जो कि हम लोग फ्रेंड्स पिछले वीडियो में भी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। आपने फ्रेंड नहीं देखा है तो लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये बिहार का फ्रेंड मैप है, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड, ये उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम जोन हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया फ्रेंड उत्तर पूर्व जोन हो गया, और ये दक्षिण जोन हो गया। तो यही 3 भागों में फ्रेंड्स, 3 कृषि प्रदेश भागों में बिहार को बांटा गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया था इसे एक बार बीपीएससी में, इस 3 कृषि जोन में जो बिहार को बांटा गया है तो सर्वाधिक जिला किस जोन में आता है? तो फ्रेंड दक्षिणी जोन में सर्वाधिक जिला आता है, लेकिन ऑप्शन में दिया ही नहीं था, तो काफी टाइम कंफ्यूजन हो गया था, बहुत लोग गलत करके आए थे। देखिए उत्तर पश्चिम जोन में, ये उत्तर पश्चिम जोन हो गया फ्रेंड्स, इस क्षेत्र में बिहार के 13 जिले हैं, है ना। उत्तर पश्चिमी कृषि जोन में बिहार के 13 जिले हैं। उत्तर पूर्वी कृषि जोन में ये हो गया उत्तर पूर्वी, जिसमें 8 जिले आते हैं, ठीक है। उसके बाद दक्षिणी कृषि जोन में, जिसमें फिर कितने, तो 17 जिले आते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए आप कृषि जोन जो उत्तर पश्चिमी है, जिसमें 13 जिले आ रहे हैं, इसमें क्या क्या उत्पादन हो जाता है? तो इस क्षेत्र में गन्ना धान उत्पादन होता है। गन्ना और धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ये क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें 13 जिले आते हैं, ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी क्षेत्र ये हो गया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में फ्रेंड्स जूट, धान, चावल, मक्का का उत्पादन होता है, जिसमें कितने जिले हैं? तो 8 जिले आते हैं। बाकी दक्षिणी क्षेत्र में फ्रेंड 17 जिले आते हैं, ठीक है। आप ये ध्यान रखेंगे, और ये क्या तो सुखाड़ प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। बिहार, उत्तर बिहार और दक्षिणी बिहार। तो उत्तर बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो फिर वो है ना पर्न पाट, है ना, पर्वत पादीय मिट्टी फिर वो उत्तरी बिहार में पाई जाती है। तराई मिट्टी उत्तरी बिहार में पाई जाती है। बांगर मिट्टी उत्तरी बिहार में पाई जाती है। खादर मिट्टी उत्तरी बिहार में पाई जाती है। दक्षिणी बिहार का क्षेत्र जो होता है वो सुखाड़ से प्रभावित है, तो इसमें जो है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ना, तो उसे फिर देखिए, उसमें देखिए टाल मिट्टी, कंगारी मिट्टी, केरल केवाल मिट्टी और बलथन मिट्टी, ये सभी फिर वो दक्षिणी बिहार में पाई जाने मिट्टी है, और ये पूर्वी बिहार में पाई जाने वाली मिट्टी है। आप फ्रेंड्स एक से दोबारा से रिकॉल कर लेंगे। अगला है, बिहार में निर्मित भौगोलिक आकृतियों को उनके निर्माण के अनुसार सही जो है करना है ना, सजाना है। देखिए धारवाड़, धारवाड़ क्रम की चट्टान जो है खड़गपुर पहाड़ी, ठीक है। विंध्य चंदन, खड़गपुर की पहाड़ी जो है वो धारवाड़ क्रम की चट्टान है, जो कि सबसे पुरानी हो गई। उसके बाद जो होता है विंध्य, जो कि कैमूर का पठार जो है वो विंध्य क्रम की चट्टान है। उसके बाद है ना सोमेश्वर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी जो टर्सरी युग का पठार है। इस सोमेश्वर के बारे में वो चंपारण क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। कैमूर आप लोग जान ही रहे हैं, इस क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। तो ये टर्सरी युग का है सोमेश्वर की पहाड़ी, ठीक है। उसके बाद क्वाटरनरी, क्वाटरनरी वो क्या है? तो क्वाटरनरी जो है वो गंगा के मैदान, है ना। सबसे प्राचीन भौगोलिक आकृति में से कौन है? तो खड़गपुर की पहाड़ी, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, वो किस क्रम की है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टान है, ठीक है। सबसे नवीन निक्षेपण कौन है? गंगा का मैदान जो है वो सबसे नवीनतम है। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, बिहार के भौगोलिक दशाओं को दर्शाने के लिए है ना अलग अलग संकेत हैं दिए गए हैं। ये बिहार का मैप देख लीजिए, है ना। तो बिहार का मैप हो गया, ये उत्तरी बिहार या दक्षिणी बिहार। तो फिर कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार के जलवायु को वो CWG कहते हैं, ठीक है, और दक्षिणी बिहार के जलवायु को AW कहा जाता है। तो फिर कोपन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कोपन पे ध्यान लगाएंगे, है ना। कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार के उत्तरी बिहार को CWG और दक्षिणी बिहार को AW कहते हैं। बाकी ये सब प्रवार्था और थारवन के बारे में आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन फिर कोपन से ही अक्सर पूछा जाएगा। उत्तरी बिहार CWG और दक्षिणी बिहार AW, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ये जो है वो विश्व के प्रमुख स्थानीय पवने हैं, इसमें देख लेते हैं। देखिए ब्लैक रोलर, रोलर स्थानीय पवन जो है उत्तरी अमेरिका में चलने वाली एक गर्म एवं धूल भरी आंधी है। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, ठीक है। उसके बाद है ब्रीक फिल्डर, ब्रीक फिल्डर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में चलने वाली उष्ण एवं सूक्ष्म हवा है, जिसे ब्रीक फिल्डर कहते हैं। उसके बाद नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर जो है उत्तरी न्यूजीलैंड में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है, ठीक है। उसके बाद है लू, लू जो है उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवा है। चिनूक, चिनूक के नाम पर एक हेलीकॉप्टर है जिसमें दो पंखी है, वो अमेरिका का है ना, जिसे भारत भी खरीदा है, वो उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत में के ढलान पर चढ़ने वाली एक क्या तो गर्म हवा है ना, उसी के नाम पे हेलीकॉप्टर भी है, ठीक है। उसके बाद फॉन, फॉन जो है वो अल्पस पर्वत के ढाल पर चलने वाली एक गर्म हवा है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से कौन गर्म हवा है, कौन ठंडी हवा है? तो फॉन जो है वो अल्पस पर्वत चलने वाली वो गर्म हवा है। चिनूक जो है वो उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत के ढाल पर चलने वाली एक गर्म हवा है। लू जो है वो अपने भारत में चलने वाली एक गर्म हवा है। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। ब्रेक फिल्डर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में चलने वाली है ना उष्ण एवं शुष्क हवा है। और ब्लैक रोवर जो है उत्तरी अमेरिका में चलने वाली गर्म एवं धूल भरी हवा है, ठीक है। ये आप एक से दो बार जो रिकॉल करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं फिर, अब देखिए भू भू मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना को फिर बांटा गया ना। देखिए ये सियाल हो गया SIAL, ये सीमा हो गया SIMA, और ये नीफी हो गया, है ना। तो ये सियाल देखिए ये क्या हो गया, ऊपर क्रस्ट हो जाता है, क्रस्ट हो जाता है, फिर ये मेंटल है, और फिर ये कोर है ना। ये क्या है, फिर मेंटल का पार्ट हो गया, ठीक है, और ये कोर हो गया, ऊपर में क्रस्ट हो गया। तो फिर देखिए ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को रेपीज विभाजित करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मेंटल और कोर को कौन विभाजित कर रहा है? तो गुटेनबर विभाजित कर रहा है। ऊपरी कोर को निचली कोर से कौन अलग कर रहा है? तो लेहमैन अलग कर रहा है। ये पृथ्वी की गहराई है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है।
रेपीज का नाम याद रखेंगे, गुटेनबर्ग का नाम रखेंगे और नीफे का याद रखेंगे। बाकी आप लोग इसके अंतरिक्ष संरचना में कौन कौन सी पाई जाती है, सियाल है ना, SIAL, सीमा और नीफे, आप ये जान भी रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए मरुस्थल है और अवस्थिति देखते हैं। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है ना। गिलबर्स मरुस्थल ये ऑस्ट्रेलिया में है। गोबी मरुस्थल कहाँ है, तो ये ध्यान रखें, गोबी मरुस्थल जो मंगोलिया और चाइना के मध्य में है, चीन के मध्य में है। कालाहारी बोत्सवाना में है अवस्थित। थार मरुस्थल पाकिस्तान और भारत में है। काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है। पोटोगोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में है। ग्रेट विक्टोरिया, आप तो जान ही रहे कहाँ, ग्रेट विक्टोरिया तो ऑस्ट्रेलिया होगा। फ्रेंड्स ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा जाता ही है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें जो ज्वालामुखी के आंतरिक स्वरूप जो होता है उसको स्वरूप में कुछ नाम दिया गया है स्वरूप को, जो कि बैथेलिथ, लिपोलिथ, डाइन, फेकेलिथ आदि। तो बैकेलिथ जो है वो चट्टान के मेग्मा का, जैसे पृथ्वी है, ठीक है, बहुत अंदर गहराई पे ये गुम्मदाकार रूप से जो मेग्मा जमा रहता है ना, उसे बैथोलिथ कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है लिपोलिथ। लिपोलिथ जो है वो अब तक ढाल वाला मेग्मा जमा, ऐसे ऐसे करके मेग्मा जो जमा होगा उसे फिर लेपोलिथ कहा जाएगा। उसके बाद डाइक, ये लंबत जमाव, ये पतली जैसा पाइप की तरह जो लंबत जमाव हो जाएगा है ना, इस तरह भी हो सकता है और इस तरह भी हो सकता है, एकदम पतला, तो उसे जो है वो डाइक कहा जाता है। ठीक है, डाइक, ठीक है, ऐसे रहता है, ऐसे 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 रहता है, पतला पतला है, उसे डाइक कहता है, लावा का जमाव, ठीक है, जमीन के आंतरिक भागों में। उसके बाद फेकोलिथ। फेकोलिथ जो है वो मोरदार पर्वत के रूप में लावा जमा होता है ना, इस तरह मोरदार, काफी मोरदार करके रहे तो उसे कहते हैं फेकोलिथ। ठीक है, ये ज्वालामुखी के है ना, ज्वालामुखी लावा के जमाव से निर्मित स्थलाकृति के बारे में हम देखें। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग मुगल कालीन प्रसिद्ध महिलाएं। ठीक है, देखिए गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम का कार्य क्या था, तो हुमायूं नामा की इसने रचना की है, गुलबदन बेगम। ठीक है, माहन अगमा। माहन अगना जो है वो मदरसा ए बेगम कहा जाता है किसे, तो माहन अगना को। ये फिर मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। निशा कहते हैं इसको, जेबुनिशा जो है वो बेतुल उल उलम है ना, बेतुल उल उलम, जेबुनिशा। ठीक है, उसके बाद देखिए अस्मत बेगम। अस्मत बेगम जो है वो इत्र बनाने की विधि बनाई थी, कौन, तो जसमत बेगम। देखते हैं फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिवाजी में अष्टप्रधान के अधिकारी शामिल थे, तो कौन सा अधिकारी को क्या क्या कहा जाता था, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेशवा राजा का प्रधानमंत्री होता था। अमात्य, वही इंपॉर्टेंट है, अमात्य अक्सर पूछा जाता है, वो क्या है, तो वित्त एवं राजस्व मंत्री को अमात्य कहा जाता था। यानवीस, वाकी तो क्या था, राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार में प्रतिदिन की कार्यवाही का विवरण करता था, वाकी है ना, वाकी यानवीस। ठीक है, उसके बाद सचिव राजकीय पत्र व्यवहार का देखरेख करता था। सुमंत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुमंत या दिवरियो विदेश मंत्री होता था। अमात्य, सुमंत, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सुमंत का दीवान का क्या काम, दबीर क्या कहता है, विदेश मंत्री था ये। ठीक है, सेनापति या सर ए नौबत सेना में भर्ती, संगठन, रसद आदि का काम देता था। उसका पंडित राव विद्वान एवं धार्मिक कार्यों के लिए अनुदान का दायित्व निभाना। ठीक है, उसके बाद न्यायाधीश, यानी तो क्या होता था, मुख्य न्यायाधीश होता था। आप लोग देखिए रिकॉर्ड कर लेते हैं। पेशवा राज का प्रधानमंत्री, अमात्य वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था। वाकी यानी जो फिर राजा का कार्य, दैनिक कार्य को देखता था वो। सचिव यानी राजकीय व्यवहार करना। सुमंत जो विदेश मंत्री, सुमंत और अमात्य बहुत इंपॉर्टेंट है। और वाकानी विषय, यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। और बाकी सेनापति या सर ए नौबत सेना में भर्ती, संगठन करना, पंडित और विद्वानों को धार्मिक कार्य के लिए अनुदान का दायित्व निभाना, और न्यायाधीश फिर मुख्य न्यायाधीश होता था। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक रहने देते हैं। अब हम आगे अगला वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जो कि लास्ट हो जाएगा संभवतः, या फिर एक वीडियो और रहेगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर तो मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करके मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।